वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 12 घंटे लगातार डिबेट के बाद 4 अप्रैल की सुबह 2 बजे राज्यसभा में पारित हो जाता है। उसी के ठीक एक दिन पहले लोकसभा में भी रात के 1 बजे के बाद बिल पारित किया जाता है। लोअर हाउस में भी इस बिल को लेकर जमकर चर्चा हुई, वाद विवाद हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में बिल को अब मंजूरी मिलने के बाद वक्फ एक नए कानून के अंतर्गत चलेगा, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में इसे उम्मीद कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि बिल का पास होना एक वाटरशेड मोमेंट है, इस दिन को याद रखा जाएगा। मोदी सरकार के लिए बेशक यह एक वाटरशेड मोमेंट जरूर है। आर्टिकल 370 सीएए राम मंदिर के लिस्ट में अब वक्फ अमेंडमेंट भी एक मास्टर स्ट्रोक में शामिल हो जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन इतने बहस, इतना टाइम, इतना एफर्ट लगाने के बाद इस बिल से होगा क्या? इस बिल से उम्मीद किसके लिए जगती है और नुकसान किसका होता है? असली एजेंडा क्या है इसके पीछे? अपीजमेंट पॉलिटिक्स वर्सेस डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स तो और नहीं होगा। बहुत सारी डिबेट्स हैं, बहुत पक्ष प्रतिपक्ष है, जटिल मामला है। देशभक्त पर आज फोकस करने की कोशिश करेंगे, कुछ अहम सवालों पर, कुछ तथ्यों पर। नंबर 1, वक्फ का कॉन्सेप्ट आखिर क्या है और थियोरी और प्रैक्टिस में अंतर कितना है? नंबर 2, क्यों केंद्र सरकार ने यह सोचा, उसे ऐसा क्यों लगा कि अब अमेंडमेंट लाना काफी जरूरी बन चुका है? नंबर 3, जो इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं उनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, उनकी रीजनिंग क्या है, उनका जो डर है वो क्या है? वक्फ बाय यूजर सेक्शन 40 का प्रोविजन, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स का शामिल होना, ट्राइब्यूनल जस्टिस सिस्टम लिमिटेशन लॉ, इनहेरिटेंस राइट, बहुत सारे जटिल मुद्दे हैं। पार्लियामेंट में हुई लंबी डिबेट्स में इन सारे मुद्दों पर विवाद हुआ, लोगों ने अपने पॉइंट्स रखे, तर्क रखे गए। तो देशभक्त के आज के डीप डाइव एपिसोड में इस पूरे संसद के डिबेट को समझने की कोशिश करेंगे और यह भी कि बिल तो पारित हो गया है, लेकिन क्या मैटर यहीं खत्म हो जाता है? यह बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी, अपील होगा, या फिर वक्त का हम देखेंगे मॉडर्नाइजेशन होता है, या फिर से वही और पॉलिटिक्स और जुमलेबाजी और पोलराइजेशन? सबसे पहले वक्फ है क्या चीज, इसे समझना थोड़ा जरूरी है, इसको रिकैप करना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि सारा जो फसाद है वो थ्योरी और प्रैक्टिस में जो जमीन आसमान का फर्क है उसी पर आधारित है। इस्लामिक लॉ में वक्फ एक चैरिटेबल ट्रस्ट का काम करता है। मान लीजिए कोई इंसान अपने जीवन में जो प्रॉपर्टी इकट्ठा करता है, अगर उसकी मर्जी होती है तो उसको वो एक चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ कर सकता है। एक बार प्रॉपर्टी आपने वक्फ कर दिया तो वो प्रॉपर्टी आप वाकिफ हो गए हैं, यानी वो प्रॉपर्टी अब आपकी नहीं रही है, प्रॉपर्टी की ओनरशिप शिफ्ट हो गई है, आपकी ओनरशिप खत्म हो गई है, प्रॉपर्टी अब अल्लाह को ट्रांसफर हो चुकी है। इसके बाद उस प्रॉपर्टी को एक मुतावली यानी एक मैनेजर संभालता है। वक्फ प्रॉपर्टी का जो पर्पस होता है, यानी जिस चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए वाकिफ ने यह प्रॉपर्टी को वक्फ किया है, मुतावली उसी पर्पस को बदल नहीं सकता है, उसे उसी मैंडेट को फॉलो करना होता है, एटलीस्ट इन थियोरी। यह एक हजारों साल पुरानी प्रथा चलती आई है, कई मुस्लिम कई नॉन मुस्लिम देशों में भी इसे पाया जाता है। इंडिया में भी यह प्रथा काफी टाइम से चलती आई है और इसको कोडिफाई और रेगुलेट करने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग कानून भी बनाने की कोशिश हुई है। 1913 में मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, 1923 में मुसलमान वाकिफ एक्ट, इंडिपेंडेंस के बाद 1954 में सेंट्रल वक्फ एक्ट, जिसको रिप्लेस किया था वक्फ एक्ट 1995 ने। 2013 में भी कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे इस पूरे प्रोसेस में। आज हिंदुस्तान में पूरे 32 वक्फ बोर्ड्स हैं, ये अलग अलग स्टेट्स में वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं। इसी के साथ नेशनल लेवल पर भी एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। आज वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकर्स के आसपास जमीन है। रेलवेज और डिफेंस फोर्सेस के बाद लार्जेस्ट लैंड ओनर्स के लिस्ट में इन्हीं का नंबर आता है। ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टीज या तो कब्रिस्तान है, या तो मस्जिद है, या तो कई दुकानें भी हैं, और काफी सारी एग्रीकल्चरल लैंड भी इसमें आती है। तो थ्योरी में इस जमीन से जो आय मिलती है, जो इनकम मिलती है, उससे मजहब, तालीम, मस्जिद, वेलफेयर, इन सब चीजों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार को अगर ऐसा होता तो सरकार को मेरे ख्याल से दखलंदाजी देने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन दुनिया थ्योरी के बूते पर नहीं चलती है, इस बात में कोई शक नहीं है कि सालों से वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टीज को ढंग से इस्तेमाल नहीं करती आई है। इतनी जमीन होने के बावजूद भी इनका इनकम जनरेशन बहुत ही कम है। इन प्रॉब्लम्स को लेकर वैसे तो कोई डिबेट नहीं है, लेकिन 2006 में रिलीज हुई सच्चर कमिटी रिपोर्ट ने भी कहा था कि अगर वक्फ प्रॉपर्टीज ने ढंग से अपने प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया होता तो वक्फ प्रॉपर्टीज का इनकम
उस टाइम पर जो सिर्फ 163 करोड़ था वो 12,000 करोड़ रुपए होता। तो सोचिए आज के डेट में वो इनकम कितना हो रहा होता। तो काफी करप्शन है इन वक्फ बोर्ड्स में, मिसमैनेजमेंट है, लैंड को बेच देने की बहुत सारी स्टोरीज भी आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आरोप है कि वक्फ बोर्ड के मेंबर्स कई बार अपनी मनमर्जी से दूसरों का जो जमीन है उसे भी हड़पाना चाहते हैं। इस सवाल पर काफी अलग अलग ओपिनियन है। वक्फ कानून, उसकी प्रथा, उस पर एक डिटेल्ड एपिसोड हमने पहले ही बनाकर रखा था, उसको देखिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा, जो पूरा बैकग्राउंड है। वक्फ में काफी दिक्कतें हैं और समय रहते हुए उन्हें सुधारा नहीं गया है। लेकिन बीजेपी सरकार की ये जो बिल, अब ये जो नई बिल आई है, जो कानून आया है, क्या वो एक सॉल्यूशन बनकर सामने आएगा? क्या सही में ये कानून सुधार लाएगा या फिर और पोलराइजेशन करने की कोशिश करेगा? लैंड ग्रैब होने वाला है। कम से कम विपक्ष का तो यही कहना है। यही बात लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने चीख चीख कर कहा है। लेकिन सत्ता और वोट तो बीजेपी के पास था। लोकसभा में 288 एमपीज ने बिल के पक्ष में वोट दिया, 232 ने बिल के खिलाफ। राज्यसभा में 128 एमपीज ने फेवर में, 95 एमपीज ने खिलाफ में। एनडीए एलाइज टीडीपी और जेडीयू, जिनके बारे में कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद वो बिल का विरोध करेंगे, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। ऊपर से वाईएसआरसीपी और बीजेडी जैसी पार्टी जो एनडीए में टेक्निकली तो नहीं है, उन्होंने कोई पार्टी विप इशू नहीं किया, कहा कि जिस एमपी को जो मर्जी है वो वोट दे सकते हैं। अब अंदर अंदर अपने एमपी को क्या कहा वो हमें मालूम नहीं, लेकिन इस बिल को पार करने के लिए एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी, जो बीजेपी ने आसानी से हासिल कर ली। तो लीगली तो यह बिल पारित है, आराम से बीजेपी ने इसे कर दिया संसद में। पर इस पर जो धुआंधार बहस हुई दोनों हाउसेस में, वो बहस भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पॉइंट्स हैं जो आने वाले टाइम पर भी मुद्दे बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक ये पॉइंट्स जा सकते हैं। तो इन दोनों पक्षों को समझना काफी जरूरी है। नंबर का खेल तो पूरा हो गया है, लेकिन अब आगे देश का क्या हाल होगा और इसको कैसे भुनाया जाएगा, यह देखना जरूरी है। 2 अप्रैल को माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल को पेश किया और कहा कि लाखों याचिकाएं देखने के बाद, अलग अलग स्टेक होल्डर्स की बातें सुनने के बाद बिल को पेश किया गया है। सरकार ने टोटल ध्यान रखा है। कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं, कभी भी इससे ज्यादा संख्या में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे, वो हृदय में भी बदलाव होगा। रिजिजू ने अलग अलग मुद्दे उठाए और सबसे पहले बताया कि यह नया कानून लाने की जरूरत उनके सरकार को क्यों अब महसूस होती है। बीजेपी सरकार ने कुछ कोर पॉइंट्स के इर्द गिर्द अपना पूरा जो स्टैंड है उसे मेंटेन रखा। पहला पॉइंट, वक्फ बाय यूजर का प्रावधान, जिससे वक्फ बोर्ड बिना ढंग के सबूत के, बिना कागज के, सालों से अगर कोई प्रॉपर्टी वो इस्तेमाल करते आए हो, कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, उसे वो जमीन वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 का जो प्रावधान है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड के पास हक होता है कि वो डिसाइड करे कि कौन सी जमीन वक्फ के अंडर फॉल करती है या नहीं। आरोप यहां है कि वक्फ बोर्ड अक्सर अपनी मनमर्जी करता है और अलग अलग जमीन को वक्फ ग्रैब करने की कोशिश करता है, उसे वक्फ घोषित करके। तीसरा पॉइंट, अगर कोई आदमी या संस्था वक्फ बोर्ड के क्लेम को चैलेंज करता है तो वक्फ ट्राइब्यूनल सिस्टम में ढंग से इंसाफ नहीं मिल पाता है। ट्राइब्यूनल सिस्टम जो एक स्पेशल, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट मान लीजिए, वो अपने आप में एक सिस्टम है और वो जो डिसीजन लेता है उसको आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। ऐसा है नहीं, लेकिन यह सरकार का कहना है, यह सरकार ने अपना ऐसा पक्ष रखा है। चौथा पॉइंट, इस सब के बावजूद वक्फ के पास जो अपनी खुद की प्रॉपर्टीज हैं भी, उसे बहुत खराब तरीके से मैनेज किया गया है। इनकम जनरेशन के मामले में बिल्कुल फेल हो चुकी है वक्फ। गरीब मुसलमानों के लिए हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किलिंग, जो यहां से पैसा कमा के हो सकता था, उसके लिए कोई ध्यान नहीं रखा गया है। मुसलमान महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं किया वक्फ बोर्ड ने, यह सरकार का कहना है। और जो वक्फ बोर्ड है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यूपीए सरकार ने जिस तरीके से वक्फ एक्ट को डाइल्यूट किया था कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है, और रजिस्ट्रेशन, सर्वे, जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, वो भी बहुत बेहद खराब है। ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? तो सेक्शन 108 वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है,
इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, ऐसा हमने कानून बनाया है। 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में टोटल इनकम था 163 करोड़। आज वो 4.9 लाख से बढ़ करके 8.72 लाख, उसको अगर हम सही तरीके से मैनेजमेंट करता तो हमारा मुसलमानों का ही नहीं है, देश का तकदीर बदल जाएगा। तो देश की तकदीर बदलने के लिए, गरीब मुसलमानों की तकदीर बदलने के लिए कानून में बदलाव किया जा रहा है और उस पर अब नजर डालते हैं कि किस तरीके से बदलाव, व्हाट आर द मेन चेंजेस। सबसे मुख्य मुद्दा है कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन कौन करता है, किस आधार पर होता है, और उसमें अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसे रिजॉल्व कौन करता है। यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला बड़ा जो चेंज हुआ है वक्फ बाय यूजर का कानून और सेक्शन 40 को लेकर है। वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में कहें तो मान लीजिए 400 साल पुराना कोई मस्जिद है या कोई कब्रिस्तान है, उसका शायद कोई डॉक्यूमेंटेशन किसी के पास नहीं है, पर अगर काफी टाइम से मस्जिद वहां खड़ा है तो उसका कोई अगर एविडेंस हो पेपर पे या नहीं, वो जमीन वक्फ की मानी जा सकती है बिना किसी कागजी कार्यवाही के। कानूनी तौर पर वक्फ जमीन इसे घोषित किया जा सकता है। भाजपा सरकार को इस पर आपत्ति थी कि इस प्रथा के चलते काफी सारी जमीन वक्फ बोर्ड हड़प चुकी है और ऐसा करने में कांग्रेस सरकारों ने साल ब साल वक्फ का साथ दिया है। हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी और मान्यवर तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। नए बिल में वक्फ बाय यूजर को हटा देने की बात की गई थी। इसके साथ साथ पुराने वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 भी जुड़ा हुआ है। यह सेक्शन कहता है कि अगर किसी स्टेट में वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वो खुद से इनिशिएटिव लेके खुद से सर्वे कराकर यह डिसाइड कर सकती है कि बॉस ये प्रॉपर्टी तो हमारी है। इस सेक्शन को अब हटा दिया गया है। सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था। किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई। नए कानून के तहत अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सर्वे करना होगा। उसके हिसाब से तय होगा कि जमीन वक्फ की जमीन है या नहीं। रजिस्ट्रेशन का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा। बिल पास होते ही 6 महीने के डेडलाइन के अंदर अंदर सारी वक्फ प्रॉपर्टीज की जो इंफॉर्मेशन है वो सरकार एक पोर्टल में डाल देगी। इससे पारदर्शिता और एफिशिएंसी बढ़ने में मदद मिलेगी, एटलीस्ट इन थियरी। और मान लीजिए कोई डिस्प्यूट आता है सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच में, तो अभी ऐसा होता है देश में कि वक्फ ट्राइब्यूनल है, उसके पास मामला जाता है तो ट्राइब्यूनल जजमेंट देता है कि जमीन किसकी है। नए कानून के तहत सरकार का कहना है कि अगर आप ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में भी अपील दाखिल कर सकते हो। सरकार का पक्ष है कि यह सब करने से पारदर्शिता बढ़ेगी, वक्फ बोर्ड की जो जमीन हड़पने की जो एक सिलसिला है, जो एलिगेशन है, वो खत्म हो जाएगा। अब सरकार की बातें सुनकर तो लगता है बड़ी लॉजिकल बातें हैं, लेकिन फिर विपक्ष ने काफी सारे पॉइंट्स भी उठाए हैं। डीएमके के ए राजा ने कहा कि कोई भी जाके किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ ऐसे घोषित नहीं कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी भी एक इंडिपेंडेंट सर्वे कमिश्नर की जरूरत होती है जो सरकारी प्रोसेस से ही नियुक्त किया जाता है, सरकार का ही मुलाजिम होता है। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इंडिपेंडेंट सर्वे कमिश्नर को सिविल प्रोसीजरल कोड का पालन करना होता है। और जब डिस्प्यूट के चलते बात ट्राइब्यूनल तक अगर पहुंच जाती है तो वहां भी सिविल प्रोसीजर कोड है, इसको फॉलो करना होता है। कोई यहां जबरन लैंड हड़प नहीं सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि वक्फ बाय यूजर के नाम से वक्फ बोर्ड अपनी मनमर्जी से किसी का भी जमीन, आपको और मेरा जमीन उठाकर उसे बोल दे कि यह वक्फ के है, यहां से निकल जाओ। आरोप यह है कि सरकार अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में जानबूझ के गलतफहमी फैला रही है और उसमें सुधार करने के नाम पे ऐसा प्रोसेस लाना चाहती है कि पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि अभी सर्वे करने का जो काम है, इंडिपेंडेंट सर्वे कमिश्नर जो काम करता है, अब उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जा रहा है नए बिल में। ऑपोजिशन का यह आरोप है कि अलग से अपॉइंट किया हुआ इंडिपेंडेंट सर्वे कमिश्नर जितना इंडिपेंडेंट होता है,
अब वो एक साधारण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उतना इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। तो जो इंडिपेंडेंट सर्वे कमिश्नर के पास स्पेशल प्रोटेक्शंस थी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास नहीं होंगी। यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बस आदेश का पालन करेगा, सर्वे प्रोसेस फिर सरकार ही कंट्रोल कर लेगा। In the present act, a survey commissioner has been designated, appointed by the government, independent to the government. He's not an independent government officer. So when dispute comes to the government and the Waqf Board, the independent officer must follow the civil procedure code to investigate the title and come to a conclusion. He's a civil court. Survey commissioner has been replaced with a district collector. How a collector can be a judge? You know the principle of natural justice. No one can be a judge for his own cause. और वक्फ ट्राइब्यूनल को लेकर भी काफी आवाजें उठी। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि भाजपा ट्राइब्यूनल्स को लेकर भी झूठ फैला रहा है, ऐसा प्रचार कर रहा है जैसे कि ट्राइब्यूनल मानो कोई मजहबी खाप पंचायत हो, जो बिल्कुल सच नहीं है। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो। सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं। यह भी कहा गया कि बीजेपी ऐसा प्रचार कर रही है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के आदेश के खिलाफ कोई कोर्ट में ही नहीं जा सकता है, जैसे वही एक बी ऑल एंड एंड ऑल, यहां कोई जैसे शरिया लॉ चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के गौरव गोगोई ने भी इस बात को गलत साबित किया। Provided that a high court may, on its own motion or on the application of the board or any person aggrieved, call for and examine the records relating to any dispute and may confirm or reverse the decision. ये पावर हाई कोर्ट में पेरेंट एक्ट में है ही 2013 के संशोधन के बाद। तो क्यों बार बार आप ऐसा एक भ्रम फैला रहे हैं कि हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है? देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। और वक्फ बाय यूजर वाले कानून पर भी ऑपोजिशन ने कड़ी टिप्पणी की। आरजेडी के मनोज झा ने कहा कि मस्जिद कब से खड़ा है, इसके कागज कौन लाएगा और कहां से लाएगा। यानी इस सवाल पर भी कई सारे प्रॉपर्टीज पर आप लिटिगेशन खड़ा कर सकते हो। कोई मस्जिद कब से यूज में है, कागजात ढूंढोगे। मैं अभी अपने बिहार का अनुभव बताता हूं सर, अभी वहां सर्वे हो रहा है, कागज हमें अपने घर में नहीं मिल रहा है, पुरानी संपत्ति है, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, कहां से लाए, सब विवाद में आ जाएंगे, लिटिगेशन का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा हमारे समक्ष। ऐसे हर कब्र के लिए, हर मस्जिद के लिए कोई कागज कहां से लाएगा, यह ऑपोजिशन का सवाल था। और राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि इन कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ बाय यूजर को कानून में स्थापित किया हुआ है। यह निर्णय आखिरी जो मेरे पास है वो है 2020 का। उसकी 2 लाइन पढ़ लूं मैं। वक्फ नीड नॉट नेसेसरली बी एन एक्सप्रेस डिक्लेरेशन इन एवरी केस, द सेम कैन रीजनेबली बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। ऑपोजिशन के नेताओं का डर है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार जानबूझ के ऐसा सिस्टम बनाना चाहती है जिससे वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी की तरह साबित करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हर कब्रिस्तान, हर मस्जिद पर आप एक सवाल उठा सकते हो, उसे लिटिगेशन में डाल सकते हो। अब ऐसा ना हो कि कब्रिस्तान के नीचे क्या है उसके लिए भी आप खुदाई करना चाहो और अब आपको लीगल कवर भी मिल जाएगा। इन सारे डाउट्स के जवाब में किरण रिजिजू ने कहा कि ऑपोजिशन भ्रम फैला रही है, कोई जमीन नहीं छीनने वाला है, सरकार ऐसा कोई काम करने वाली नहीं है। जो वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। आगे जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है सिर्फ उनको यह नई प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। पर ऑपोजिशन ने यहां भी सवाल उठाया कि इसमें भी एक खतरनाक किंतु परंतु आता है, जिसकी वजह से कई सारे पहले रजिस्टर्ड हुए वक्फ प्रॉपर्टी पर भी लीगल कार्यवाही हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 11,400 हेक्टेयर लैंड वक्फ की, 14,000 हेक्टेयर में से 14,500 में से 11,500 हेक्टेयर लैंड को सरकारी घोषित कर दिया गया है। उसमें इमामबाड़ा है, उसमें प्राचीन मस्जिदें हैं, उसमें 500-500 साल के पुराने कब्रिस्तान हैं। यानी ऑपोजिशन का आरोप यह है कि अब वक्फ बाय यूजर हटा दो, हर नए रजिस्ट्रेशन के लिए कागज मांग लो, पुराने रजिस्ट्रेशन में जो डिस्प्यूट्स हैं
हो सकता है कि वो 400 साल पुराना ही कब्रिस्तान हो, लेकिन डिस्प्यूटेड हो, उसके लिए भी फिर आप कागज मांग सकते हो। और सर्वे करेगा कौन? सर्वे कलेक्टर करेगा। तो फिर जमीन की ओनरशिप सरकार के हाथ में आने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बात पर किरण रिजिजू ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि नए बिल में वक्फ प्रॉपर्टी में लॉ ऑफ लिमिटेशन भी लागू होगा, यानी अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको एक टाइम लिमिट के अंदर ही कोर्ट को निपटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 30 साल बाद कोई इंसान आता है और कहता है कि ये लैंड तो मेरा है तो मैं अब केस फाइल कर रहा हूं। रिजिजू का कहना है कि ऐसा करने से जस्टिस भी इंश्योर होगा। पर यहां अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स ने आरोप लगाया कि कई कब्जों वाले केसेस में कोर्ट तक मामला पहुंचते पहुंचते कई साल लग जाते हैं। किसी दूर दराज के गांव में, कब्रिस्तान में किसी ने इंक्रोचमेंट कर लिया तो वहां से थोड़ी ना सीधा कोई कोर्ट आ जाएगा लिटिगेशन फाइल करने के लिए। और ऐसा हमेशा होता भी नहीं है कि कोर्ट प्रोसेस इतना स्मूथ होता है। तो अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन से ऐसा होगा कि 12 साल के कट ऑफ के बाद इलीगल कब्जे के खिलाफ लिटिगेशन फाइल करना नामुमकिन हो जाएगा, जिसके चलते काफी सारे जो कब्जे के केसेस हैं वो लीगलाइज हो जाएंगे, जिसे लीगल टर्म में एडवर्स पोजेशन का नाम भी दिया जा चुका है। अब इसको वापस लेना, इस पर केस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, फॉर एग्जांपल मुंबई जैसे शहर में एक प्राइम एरिया में कब्रिस्तान है और उस पर कोई एक ऊंचा एकदम गंदा सा इमारत बना देता है, लेकिन था वो वक्फ का लैंड, लेकिन अब तो इमारत बन गई है, 10-15 साल हो चुके हैं। तो अब अगर आप उस पर लीगल केस करोगे तो वो इमारत को कोई वहां से हटा नहीं पाएगा, वो लैंड अब जब्त हो चुकी है। ऐसा अब लीगल हो जाएगा। इस सब के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन पर भी बड़ी बहस हुई। नए वक्फ बिल में कहा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स हैं, उनमें 4 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं और स्टेट बोर्ड्स में 11 में से 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं। अब यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रहा है, ऑपोजिशन मेंबर्स इस नंबर को लेकर थोड़ा सा वहां कंफ्यूजन चला रहे हैं, लेकिन नेट एक बात कही जा रही है कि जब वक्फ का जो डिसीजन होता है वो अगर नॉन मुस्लिम्स, तेजस्वी सूर्य ने कहा, तर्क दिया कि जब वक्फ बोर्ड का डिसीजन नॉन मुस्लिम्स पर लागू होता है तो ऐसा क्यों नहीं कि भैया उनके मेंबर सिर्फ मुस्लिम्स हों। किरण रिजिजू ने भी बोला कि वक्फ चैरिटेबल और इस्लामिक पर्पसेस के लिए होता है और वक्फ बोर्ड सिर्फ एक मैनेजमेंट बॉडी होता है, तो वो रिलीजियस बॉडी नहीं है, तो इसमें नॉन मुस्लिम हो सकता है। ऑपोजिशन ने यहां सवाल किया कि देश में जो दूसरे धर्मों के भी बोर्ड्स होते हैं, हर स्टेट में जो हिंदू टेंपल बोर्ड्स हैं, उनको कंट्रोल सिर्फ करने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं को क्यों दी जाती है? फिर आप वहां भी दूसरे धर्म लगाइए। तो ये जो डाइवर्सिटी की बात है, अच्छी बात है, मैनेजमेंट की जो बात है अच्छी बात है, तो वो सिर्फ वक्फ पर क्यों अप्लाई करता है? फिर दूसरे धर्मों पर भी अप्लाई करना चाहिए। इस बात पर कोई जवाब शायद नहीं मिला। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि इस बिल से मुसलमान महिलाओं का भी भला होगा, क्योंकि सेंट्रल काउंसिल में 2 मुस्लिम महिलाओं के लिए भी जगह बनाई गई है और सामाजिक रूप से पिछड़े जो मुसलमान हैं उनका भी भला होगा, क्योंकि पसमंदा मुसलमान के लिए भी वक्फ काउंसिल में सीट्स अलॉट करने की अब बात हुई है, तो यह प्रोग्रेसिव हुआ। इस पर विपक्ष ने प्रहार करते हुए कहा कि अगर रिप्रेजेंटेशन की बात है तो हिंदू बोर्ड्स में भी, दूसरे धर्मों के बोर्ड्स में भी ऐसा नियम कानून लाना चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। इनहेरिटेंस यानी विरासत को लेकर भी नए कानून में जो कहा गया है कि इस तरीके से संपत्ति वक्फ नहीं की जा सकती है कि बेटियों की विरासत छीनी जा सके। अब यह अच्छा कदम है कि बेटियों को भी अपना हक मिलना चाहिए, पर ओएसी ने कहा कि फिर यह सवाल उठता है कि हिंदू इनहेरिटेंस लॉ में कोई बाप अपनी पूरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी सिर्फ बेटी के नाम नहीं कर सकता है, तो उसे क्यों नहीं चेंज किया जाता है? कुछ नेताओं ने यह भी पॉइंट किया कि मुसलमान महिलाओं के हित में जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, बीजेपी के पास जो इतना टाइम है, लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के पास खुद भी एक मुसलमान महिला नहीं है, एक मुसलमान एमपी नहीं है, लोकसभा में बिल पेश करने के लिए मुस्लिम एमपी नहीं है, लेकिन अदरवाइज मुसलमानों के लिए दिल पसीज रहा है बीजेपी का, और इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन किया बीजेपी ने। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है।
आखिर में बात एफिशिएंसी और इनकम जनरेशन की आई। सरकार का पक्ष था कि हम नए पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम से, इंक्लूसिव वक्फ काउंसिल से इनकम जनरेशन बेटर कर पाएंगे। विपक्ष ने कहा कि 10 साल से तो पावर में हो, अभी तक थोड़ा सिस्टम में फेरबदल आप कर देते, कुछ अभी तक बेहतर कर देते। सच्चर कमेटी ने भी यह कहा है बाय द वे कि, और जिसको बहुत सरकार ने कोट भी किया था, कि सरकारी इंक्रोचमेंट की वजह से वक्फ बोर्ड को बहुत नुकसान होता है। सबसे बड़ा इंक्रोचर तो सरकार खुद ही है, तो उस इंक्रोचमेंट को थोड़ा पीछे हटा देते, उसमें भी मुसलमानों का भला हो जाता। हां, अभी तक वक्फ की जो संपत्तियां हैं उससे गरीब मुसलमानों का कुछ खास फायदा नहीं हुआ है, ये इस बात पर कोई डिबेट नहीं है। अब बीजेपी कह रही है कि वो इस पर काम जरूर करेगी, कोई ठोस प्लान लेकिन दिखाया नहीं है कि कैसे गरीब मुसलमानों के लिए भी चीजें अच्छी होने वाली है। ऑपोजिशन ने यह भी कहा कि ये जो रजिस्ट्रेशन, डिजिटाइजेशन के बारे में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, वो भी एक जुमला है, क्योंकि 2020 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि 99% वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो डिजिटाइज ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जब आप सारी संपत्तियां डिजिटाइज कर चुके हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर चुके हैं वामसी पोर्टल में, सारे कागजात जांच चुके हैं, तो क्या आप फसाद कराने के लिए फिर से कागज मांग रहे हैं? अब इस कानून का मकसद चाहे जो भी हो, कल राज्यसभा में रात के 2 बजे यह पारित हो गया, यानी उम्मीद देश के लिए एक कानून बन चुका है। दिन भर मुसलमान महिलाओं और पसमंदा मुस्लिम्स के बारे में बात करने के बाद बिल जैसे ही पारित होता है, उसके तुरंत बाद जय श्री राम के नारे लगते हैं संसद में। आखिर ऐसा क्या हुआ? भगवान श्री राम को इस डिबेट में क्यों घसीटा गया? यह मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। पर अभी वक्फ की कहानी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी और डीएमके ऑलरेडी कह चुके हैं कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली इसे चैलेंज करेंगे और कई अलग अलग केसेस बन सकते हैं, खास करके आर्टिकल 26 के तहत जो कहता है कि हर धर्म को अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने की आजादी है। तो कोर्ट में यह कहानी अभी और भी खिंच सकती है, पर शायद हमें काफी जल्दी पता चल जाएगा कि देश की सियासत पर और देश के माहौल पर यह कानून क्या इंपैक्ट मारता है। उद्धव ठाकरे ने पहले ही बयान दे दिया है कि यह बिल साजिश है सरकार की जमीन कब्जा करने के लिए, अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए। और यह बात काफी नेताओं ने भी जताया है कि बड़े लेवल पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर सरकारी कब्जा अब होने लगेगा, और जहां पर पहले से मामला डिस्प्यूटेड है वहां मामला किसके फेवर में जाएगा, अब नया रूल, नया कानून इसे क्लियर कर देगा। बीजेपी के एमपीज ये बात खुद कह चुके हैं कि कई सारे मुस्लिम मेजॉरिटी देश में वक्फ रिफॉर्म हो चुके हैं, वक्फ बोर्ड से जमीन लेकर पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये बिल्कुल बात सही है। वैसे वक्फ को मॉडर्नाइज करना होगा, उसे स्ट्रीमलाइन करना होगा, उसे सेंट्रलाइज करना होगा, बहुत ज्यादा जरूरत है। पर क्या हमारे देश में यह काम होगा? गरीबों का मदद होगा? पब्लिक के लिए लैंड को वेलफेयर में यूज लाया जाएगा, या इसे अमीर पूंजीपतियों को बेचा जाएगा? इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यह क्या करप्शन और इनएफिशिएंसी का बहाना देकर सैकड़ों साल पुराने कब्रिस्तानों को अब क्या खोदा जाएगा, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, या सच्ची में आम लोगों के लिए इस लैंड को, इस इनकम को यूज किया जाएगा? जैसा कि मोदी जी के ट्वीट ने कहा, यह एक वाटरशेड मोमेंट तो जरूर बनेगा, पर क्या यह फिर से अस वर्सेस देम और पोलराइजेशन का मोमेंट बनेगा, वाटरशेड बनेगा, मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का वाटरशेड बनेगा, या एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा? अगले कुछ महीनों में यह बात अब साफ हो जाएगी। असल लड़ाई दरअसल कोर्ट में नहीं होगी। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को भी एकजुट होकर यह सोचना पड़ेगा कि वो अपना मॉडर्नाइजेशन कैसे करें, अपना पेपर वर्क कैसे स्ट्रीमलाइन करें। और मॉडर्नाइजेशन इसलिए भी जरूरत है क्योंकि यह देखना अब जरूरी होगा कि उम्मीद को गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, लैंड ग्रैब के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। जैसा कि कल ही अगर आप देखें, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने दिखा दिया कि अगर आप एकजुट होकर खड़े रहोगे, सही चीज पर सवाल उठाओगे, सही चीज के लिए लड़ोगे, तो बड़ी से बड़े ताकत और बुलडोजर को पीछे हटना होगा। उसी उम्मीद के साथ हम अलविदा लेते हैं और यह आशा करते हैं कि अब इस जो नए लॉ को है उसे सही से उपयोग किया जाएगा और सब आंख रखेंगे कि इसे किसी तरीके से गलत यूज में ना लाया जाए।